रहीम। कोई भी गवर्नमेंट हो जी, उसको सेटल डाउन होने में थोड़ा वक्त लगता है जी, और इनिशली टीदिंग प्रॉब्लम्स भी होते हैं। और इस वक्त जो पीटीआई की गवर्नमेंट है या इमरान खान साहब है, उनकी जो टीम है उसको भी थोड़ी सी टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं और सेटल डाउन होने में अभी वक्त लगेगा। और वैसे भी अभी कोई ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, अभी ये लोग सेटल डाउन हो रहे हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशंस जो है इलेक्शन से पहले इतनी हाई हो चुकी थी कि लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनाब शायद उनको कोई फौरी तौर पर भी रियलिस्टिक अप्रोच रखता है और रियलिटी चेक उनके सामने है कि जनाब अभी शायद थोड़ा वक्त दरकार है इन्हें, कुछ 6 माह 1 साल, ताकि चीज़ें जो है थोड़ी सी ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएं। कल एक मैंने इंटरव्यू किया जी फेडरल हेल्थ मिनिस्टर साहब का, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ मेरे साथ शेयर की। और उन्होंने कहा जनाब कि हम लोग जो है मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो देने जा रहे हैं, और 60% लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस दी जाएगी, और कुछ तकरीबन 2.5 लाख रुपया वो अपने ऊपर सर्व कर सकेंगे, अपनी सेहत पर सर्व कर सकेंगे। और उसके साथ साथ अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इमरजेंसी में वो रकम जो है यानी कि 2.5 लाख रुपए की रकम जो है वो डबल हो जाएगी। अ गुड इनिशिएटिव आई मस्ट से। और इसका डाटा जो है वो शेयर किया जाएगा बिस से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से और नादरा के साथ। और ये एग्जीक्यूशन जो है 60% लोगों तक ये जो तकसीम हो जाएगा इन अनदर लाइक ईयर प्लस टाइम जी। सो अगर देखा जाए तो बुरा इनिशिएटिव नहीं है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये उन लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड दिया जाएगा जिन लोगों की इनकम जो है पर डे जो है वो $2 के करीब हो। सो अगर $2 मीन्स लाइक 2-250 रुपया अगर कोई योमिया अगर कमाता है और उसकी मेडिकल इंश्योरेंस उसको मिल जाए 2.5-1 लाख रुपए की साल की, और उसके ऊपर उसको एडिशनल 2.5 लाख रुपये मिल जाए, अगर खुदा न खास्ता उसको किसी इमरजेंसी में जाना पड़ता है अस्पताल में, तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ बैड इनिशिएटिव। लेकिन जो टीम जो पीटीआई के पास इस वक्त मौजूद है, क्या उनके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो डिलीवर कर सकेंगे आइंदा आने वाले दिनों में? क्योंकि गवर्नेंस जो है इट्सेल्फ इसमें थोड़े एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन इस वक्त एक सिचुएशन ये बनी हुई है कि अगर थोड़ा सा भी प्रेशर माउंट होता है किसी भी चीज़ पे, तो वहाँ पे देखा ये गया, मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, मैं उस तरफ रेफरेंस दे रहा हूँ कि देखा ये जा रहा है कि उससे चीज़ें बैकफुट पे चली जाती हैं, या पीटीआई की गवर्नमेंट, ऐसे कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा, पीटीआई की गवर्नमेंट बैकफुट पे चली जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं मौजूद जो कि मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में थे और वो भी पीटीआई की गवर्नमेंट में है, लेकिन उनमें से आधे लोग ऐसे हैं आई मस्ट से जिनको मुशर्रफ साहब ने कहा था कि ये लोग एज सच डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के भी ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो मुशर्रफ साहब की हुकूमत में मौजूद थे, उनको आला ओहदों पे फाइज किया गया। माई क्वेश्चन स्टैंड्स एंड दैट इज कि क्या गवर्नेंस जो है उसका एक्सपीरियंस ना हो तो क्या हालात बेहतर हो सकते हैं और एहसन तरीके से चलाए जा सकते हैं। एक छोटा सा रेफरेंस और देना चाहूँगा मैं, और वो रेफरेंस ये है जनाब कि एक प्लानिंग कमीशन के पास एक रिपोर्ट है, एक स्टडी है जो मौजूद है, और वो उस वक्त की रिपोर्ट है जब जुनेजो साहब ने अपने दौरे हुकूमत में ब्यूरोक्रेट्स को जनाब छोटी गाड़ियों में बिठा दिया था। लेकिन उसमें पैसे एट सच बचे नहीं थे, बल्कि मज़ीद पैसे लग गए थे क्योंकि नई परचेजेस करनी पड़ गई थी। सो अगर ब्यूरोक्रेट्स को देखा जाए, मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स को देखा जाए, तो मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी अगर इंटाइटलमेंट 1300 सीसी गाड़ी की बनती है या जितने भी एबीसी स्टाफ की बनती है, उसके एडिशनल अगर उनके पास लोग हैं तो वो विड्रॉ कर लिए जाए। गाड़ी अगर उनके पास एक से ज़्यादा है तो वो विड्रॉ कर ली जाए। लेकिन अगर उनको थोड़ा सा इरिटेट करने की कोशिश की गई, क्योंकि चॉइसेस बड़ी लिमिटेड है पीटीआई के पास एज फार एज द ब्यूरोक्रेसी इज़ कंसर्न्ड, तो फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, और वो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि एवरीथिंग कैन कम टू स्टैंड स्टिल। इन सब चीज़ों में मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद है नाज बलोच साहिबा पीपल्स पार्टी से, अंदलीब अब्बासी साहिबा पीटीआई से, और सदीकुल फारूक साहब मुस्लिम लीग नून से। आप सब अंदलीब बीबी, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा
बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं एज फार एज द ब्यूरोक्रेसी इज कंसर्न्ड हुकूमत के पास, और गवर्नेंस का तजर्बा है लेकिन सूबे में है, लेकिन जब हम बात करते हैं सेंटर की हुकूमत की बात करते हैं तो ये एक वसी तजर्बे की ज़रूरत होती है। डू यू थिंक दैट यू विल बी मैनेजिंग थिंग्स अकॉर्डिंगली जी एंड इन टाइम? मैं रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाहता हूँ, मैं पुश नहीं कर रहा आप लोगों को, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि इमरान खान साहब की अगर नीयत देखी जाए तो उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके चलना और पूरे मुल्क की को चलाना एक इज डिफरेंट बॉल गेम जी। डू यू एग्री कि जो टाइम स्पेन जो वैसे ही लोग दे रहे हैं कि साल का, या मैं दे रहा हूँ साल का टाइम, उस वक्त तक चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी जी? शुक्रिया मुबशर, आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और मैं इसका काउंटर सवाल करूंगी ताकि जवाब आपको मिले। माशाल्लाह पिछले 40 साल से ये मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं और तकरीबन रिवॉल्विंग दौर में रही है कि एक क्या, फिर दूसरे की बारी आई, फिर दूसरा आया, फिर पहले की बारी आ गई। ये तो हिस्टोरिकल डेटा है ना। और ये जो आज आप हर जगह देख रहे हैं, चाहे वो मूडीज है, चाहे IMF है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, कि पिछले 6 महीने से वो आपको बता रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जितना क्राइसिस अब है, जितना कर्जा अब है, जितनी कम एक्सपोर्ट्स अब है और जितनी बेरोजगारी आज है, कभी भी पहले नहीं हुई। ये मैं तो नहीं कह रही, ये तो तमाम इदारे कह रहे हैं और ये गवर्नमेंट की अपनी स्टेटिस्टिक्स हैं जो छोड़ के गए हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर तजर्बाकार टीम थी उनकी, जो आप एक बात कर रहे हैं और बड़ी सही बात कर रहे हैं, गवर्नेंस में तजर्बाकार थी जिनको सूबे में 7वीं दफा और वैसे 3 दफा कि आपके पास 27,000 अरब तक करता है, आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 25 बिलियन से स्टार्ट हुई और वो 21 बिलियन तक आके रुकी। ये सारी स्टेटिस्टिक्स जो हैं ये इन्हीं की गवर्नमेंट छोड़ के गई है और इन्हीं के लोगों ने बताया है। हम तो महज कोट कर रहे हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे उठा लें आप, जो उसके अंदर आप देख लें कि जो बेरोजगारी आज है कभी नहीं हुई। तो जब आप ये हालात देखते हैं इकोनॉमी के और ये देख रहे हैं आप सारा कुछ, तो फिर आप कहते हैं कि 4 दफा जो गवर्नेंस करने आए, तकरीबन 30 साल से गवर्नमेंट में रहे, चाहे वो इसहाक डार है, चाहे वो आप कह लें ख्वाजा आसिफ है, चाहे वो आप कह लें नवीद कमर साहब हैं, चाहे वो आप कह लें कि खुर्शीद शाह साहब हैं, ये 40 साल 4 दफा 7 दफा सूबे में, और उसके बाद अगर गवर्नेंस का ये हाल है कि बच्चे के ऊपर जितना कर्जा है शायद ही किसी के ऊपर हो, डेली 5 अरब रुपए का आपको सूद का कर्जा देना है, सूद का, एक्चुअल अमाउंट नहीं। ये सारी स्टेटिस्टिक्स इन्हीं के लोगों ने कंपाइल करके और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स में छोड़ के गए। 2008 से लेके 2013 की भी और 2013 से लेके 2018 की भी। तो मेरा काउंटर सवाल ये है कि जब माशाल्लाह आपने 40 साल की तजर्बाकार टीमें देखी और फिर अपनी जुबानी उनकी ये स्टेटिस्टिक्स हैं, क्लिक करें और आपको स्टेट बैंक भी बता देगा, सब कुछ बता देगा। ठीक है। तो फिर ये तजर्बे की जो बात आप करते हैं, हाँ तजर्बा जरूर है कि आपने किस तरह से अवाम की, जिसको कहते हैं टैक्स पेयर के पैसों को मिसयूज करना है, वो तजर्बा है 40 साल का। आपने डिस्क्रेशनरी फंड्स को कहाँ लगाना है, वो तजर्बा है। आपने PM हाउस पे कितना खर्च करना है, वो तजर्बा है। आपने अपनी औलाद को और उनको टैक्स पेयर के पैसों पे क्या क्या देना है, वो तजर्बा है। ठीक है, मैं एक मिनट जी, मैं समझ गया जी आपकी बात, मैं समझ गया, लेकिन मैं इसको अपना एक क्वेश्चन फ्रेज कर रहा हूँ। माय क्वेश्चन इज कि जो बहुत शुक्रिया। पहले तो अंदलीब अब्बास साहिबा अभी अपोजिशन से बाहर निकली नहीं है, वो जो बातें पहले कहती थी आज भी वही कह रही हैं। दूसरा ये है कि 40 साल तो कोई भी नहीं, कहीं 2 साल, कहीं 2.5 साल, उसके बाद क्या कुछ पुलों के नीचे से पानी नहीं गुजर गया। आप ये देख लीजिएगा कि जिन मूडीज़ का और जिन का जिक्र इन्होंने किया है, 2017 के तक के आशा इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे उठा के देख लें।
हमने कितना फॉरेक्स रिजर्व्स इनहेरिट किया और 23 बिलियन तक पहुंचा, और ठीक है कि 2018 में ये 17.6 बिलियन डॉलर हो गए। इन्होंने बहुत उड़ाई कि जी अब पैसे देने के लिए कुछ नहीं है, तो स्टेट बैंक ने बता दिया कि नहीं। इन्होंने बहुत कहा कि जी बिजली कुछ नहीं, खुद इन्हें ही आके स्टेट बैंक में सेनेट में ये कहना पड़ा कि जी 12,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई है और इंजेक्ट हो चुकी है। इसलिए जो हक़ाइक़ हैं उनको तस्लीम करें। हमने 2013 के अपने मंशूर पर अमल करके दिखा दिया, चाहे वो बिजली थी, चाहे वो सी पैक था, चाहे वो इतना गिलगित बल्तिस्तान को इख्तियारात देने थे, फाटा को जम करना था, आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा इंडिपेंडेंस देनी थी, वगैरह वगैरह। बहुत से काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं, यूनिवर्सिटियाँ कायम की हैं, बहुत काम किया है। इनके KPK वाला मामला नहीं है। मैं इस बात पर आता हूँ कि हमने ये सारा काम गवर्नेंस की वजह से ही किया। अब जब सी पैक हुआ तो इंपोर्ट क्या चीज़ हुई राना मुबशर साहब? कैपिटल गुड्स। जब आपका 40 मोर देन 60 उसकी जिसमें जब मुकम्मल होगा तो ड्यूटीज में आपको $8 बिलियन एनुअली आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और इससे 55 से ज़्यादा मुल्क जुड़ जाएंगे। इस खित्ते के सारा स्ट्रेटेजिक पोजीशन तब्दील हो जाती है। बहुत से लोगों को बड़ी तकलीफ है, और आज जो ये गवर्नमेंट कर रही है, मैंने आते ही 34 दिन मैंने कहा था हमें 3-4 चीज़ें ज़रूर देखनी है कि PTI वाले जो आए हैं एक ख़ास एजेंडे के तहत आए हैं, सी पैक को कहीं ये नुकसान ना पहुँचाएँ, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को नुकसान ना पहुँचाएँ, फिर NPT है उसके हवाले से इनकी कारकर्दगी हमें देखनी होगी, और फिर इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये क्या करते हैं हमें वो देखना होगा। मैं अब इस बात पर आता हूँ कि भाई आप ये हमने करके दिया है, मज़ीद भी आपको हमने कितने कर्जे वापस किए हैं, ये आपके वज़ीर ख़जाना ने उस दिन सेनेट में हमारे और पीपल्स पार्टी के कर्जे इकट्ठे करके अलग बताएं कि उन्होंने 5 साल में कितने वापस किए हैं, हमने कितने वापस किए हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जो ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हम बात करें सिद्दीकुल फारूक साहब से, नाज बलोच साहिबा से और अंदलीब अब्बासी साहिबा से। You have a point. अच्छा, another thing is ये उसके बाद ठीक है, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी से लेते डैम तो पाकिस्तान में बिल्कुल बनना चाहिए और उसके लिए फुल कंट्रीब्यूशन सबकी, लेकिन ये हुकूमत का काम होता है। और अगर आप फॉर एग्जांपल ओवरसीज पाकिस्तानी डैम के लिए पैसा भेज भी देते हैं और 4 अरब 400 अरब से 300 अरब या 500 अरब मैक्सिमम आप कह दें, बाकी पैसे का क्या प्लान है आपका, आप किस तरीके से जनरेट करेंगे? तो इस तरीके से जो बिल्कुल नाज बीबी, लेट लाइक अंदलीब बीबी आंसर दिस क्वेश्चन। मैं 1 मिनट आया सर, आप मैं अंदलीब बीबी को ये आंसर देने दें क्योंकि ये कैसे जनरेट करेंगे फंड्स डैम बनाने के लिए। लेकिन जो मुझे समझ आ रही है नाज बीबी, जो इनकी अप्रोच है वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये चाहते ये है कि कर्जे ना लिए जाए और खुद जो है जनरेट किए जाए फंड, जैसे भी हो जितने भी हो, बाकी इधर उधर से करके बनाना चाह रहे हैं। मुबशर, मैं तो माशाल्लाह सिद्दीकुल फारूक साहब की एक बात को, पता नहीं अब वो इस लॉबी में है, बट ये इन्होंने नवाज शरीफ साहब की सारी बातों को जीरो कर दिया। नवाज शरीफ साहब पिछले 5 महीने में, आपको याद है, उन्होंने हर दफा टीवी पे कहा कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, और ये सारी जो चीजें हैं, ये कर्जे जो हैं, ये सारा कुछ जो है, ये जो लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई, ये मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। और हम तब भी कहते रहे कि भाई आप तो खाकान अब्बासी को जीरो कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी बस मैं जब से गया हूँ तब से मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, और उन्होंने ये सारे फिगर जो मैंने किए ये उन्होंने बयान किए, और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं 10-20 साल और रहूं तो मैं ये सारी चीजें ठीक कर दूंगा। तो देखिए, हमने ये बताया कि आपने जो 2017 के नवाज शरीफ साहब पर जो ये सारा कुछ किया उसका लेकिन उसका असर, बस जरूर नहीं जरूर कहें, उसका असर के 23 अरब डॉलर से जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो 17 अरब पे आए। चले अंदलीब बीबी कंप्लीट करने बाद जी। अंदलीब बीबी क्यों क्या पूछ रहे हैं? मैं तो अभी कंप्लीट भी नहीं किया। जी कीजिए। मतलब माशाल्लाह बड़े ये अच्छे मेरे कॉलीग हैं, और कोई 15 मिनट बोले, मैं तो नहीं बोली बीच में। जी आप बोलिए। गलत बातें कर रहे थे, 15 मिनट की सारी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। कर रहे थे, मैंने एक दफा नहीं टोका। जी बोलिए अंदलीब बीबी। मैं तो अपनी टर्न पे बोली। चले आप बोलिए। इनको ना अच्छी तरह मौका दें, पूरा मौका दिया करें ताकि पूरे बोल लें, ताकि एक तहजीब का दायरा जो है ना, इनको मौका 25-30 साल मिला है ना। आप बोले, आप अब आपकी बारी।
तो मैं ये कह रही थी कि जो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स हैं अबाउट द इकोनॉमी, वो सारी की सारी कॉन्ट्रडिक्टरी है टू व्हाट ही इज सेइंग। जो फिगर्स मैंने कोट किए वही नवाज शरीफ साहब भी कोट कर रहे थे। तो ऑब्वियसली जो इनका आपस में कोई है सिलसिला, किस ग्रुप से है, किस लॉबी से है, एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं, मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। ठीक है। तो बहरहाल मैं तो नवाज शरीफ साहब को ही कोट करूंगी और मैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को कोट करूंगी। इसी बात जहां तक और रखा हुआ है और यकीनन 100 डेज में हमने कहा कि हम डायरेक्शन सेट करेंगे और उस डायरेक्शन को हम आपको बताएंगे कि जी कर्जे जो हमारे पास हैं, फेयर इनफ, हमने उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार की है। IMF वाज वन ऑफ द ऑप्शंस। हमने कहा कि IMF के अलावा भी बहुत सी ऑप्शंस हैं, हम उनको कंसिडर कर रहे हैं। नंबर 2, जहां तक डैम्स का ताल्लुक है तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों ने एडमिट किया कि जी जो भाषा डैम है वो पिछले पता नहीं कितने सालों से जब ये हुकूमतों में थे इन्होंने उस पर काम नहीं किया। तो आज उसका ये हाल है कि 7 साल में अगर हम नई डैम बनाएंगे तो पाकिस्तान में वाटर शेडिंग लोड शेडिंग से बढ़ के। नाउ द क्वेश्चन इज अंजलि बीबी, द क्वेश्चन इज, कंटिन्यू कर रही हूं। नहीं आप कंटिन्यू करें, मेरी बात सुनिए। जो क्वेश्चन रेज किया गया था वो यही रेज किया गया था नाज बलोच साहिबा की तरफ से भी कि क्वेश्चन ये है कि आप जो है जनरेट कर रहे हैं फंड्स, जो मुझे समझ आती है इसलिए जनरेट कर रहे हैं, लोगों से पैसे इसलिए ले रहे हैं आप कि आपकी जो इनसार है डोनर एजेंसीज पे जो इनसार है वो कम हो, जो डोनर्स है या जो पैसे लेंड कर रहे हैं लोग उन पे इनसार कम हो। दिस इज व्हाट आई थिंक आपकी अप्रोच है। सो वो मैं पूछ रहा हूँ कि बाकी पैसे आप कैसे जनरेट करेंगे एज फार एज द डैम कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स आर कंसर्न्ड जी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि उसका एक नाज का सवाल था, उसका पूरा प्लान बना हुआ है, उसके फेजेस बने हुए हैं, उसकी कमीशनिंग बनी हुई है, उसकी इंस्टॉलेशन बनी हुई है। और ये पिछले 20 साल से वो डिले हुआ है जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट कहाँ की कहाँ, क्योंकि कर्जे हमने पे ऑफ करने हैं और वो हमने पे ऑफ करके हमने अगर डैम पे उसके बाद काम किया तो डैम और भी लेट हो जाएगा, 7 साल गुजर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम उसको स्टार्ट करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जहाँ रिलाई करना है वो ये करना है कि हम इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट पे तवज्जो देनी है और उसको ऑब्वियसली साल और 1.5 साल 2 साल देंगे। जब रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे और टैक्स रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे तो हमें डैम की ये जो सीड मनी है उसके बाद फेज 2 में रेवेन्यू जनरेशन से उस पर एलोकेशन होगी PSDP में और बाकी एलोकेशन। बड़ी लॉजिकल बात है ये, बड़ी लॉजिकल बात है ये, बड़ी लॉजिकल स्टेटमेंट है। मैं जरा जवाब ले लूं जी। मुझे आपने सवाल किया था कि जनाब अली आप कर्जे ही लेते गए कि आने वाली हुकूमत जो है वो वापस करेगी, हमारा क्या होगा। ठीक, पहली बात तो यह है कि जो कारकर्दगी हमने दिखाई बिजली के हवाले से, मैंने कहा दहशतगर्दी, CPEC, कराची का, वो नज़र आ रही है आज भी। और आज भी ये गवर्नमेंट मजबूर है कि सेनेट में या कौमी असम्बली में बयान दे कि हाँ ये कुछ हुआ है। हम तो 2/3 अक्सरियत हमें मिल रही थी, ये तो जाली सारा काम हुआ। अब आ जाइए, हमने मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ के अंडर जब भी हुकूमत आई है, 2 साल के लिए आई है, 2.5 साल के लिए, इस दफ़ा जो आई है, चाहे वो हमने इस बार तो आई। जी, चाहे हमने मोटरवे बनाया। अब ज़रा थोड़ी सी इस पर राना साहब तवज्जो दें, आज उस मोटरवे की कीमत 20 टाइम्स बढ़ गई है जो हमने उस वक्त बनाया। तो अंजलि बीबी भी यही बात कर रही है, वन वे और द अदर, कि हम फौरी तौर पे डैम शुरू करना आज अगर हम बनाते तो 20 टाइम्स ज्यादा पैसे लाते। जो CPEC का काम हमने शुरू किया, लेकिन भाषा क्यों डिले किया आपने? भाषा हम जब आए हमने बिस्मिल्लाह की तो उसमें कीमत इंक्रीज होगी ना। सुन लेना जी, हमने वो कबायली इलाका है, अगर आप नहीं गए तो मैं तो वो कॉलेज के ज़माने से जा रहा हूँ। गिलगित जी बहुत गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान 7 कबायली इलाका है KPK का। वहाँ कबायली आपस में झगड़े हैं, उनकी ज़मीनें थी, उनसे ख़रीदी बड़ी मुश्किल से 100 अरब रुपया और 10 अरब रुपये बचाए भी। अब बाकी काम के लिए वो तैयार है और इसके लिए 14 अरब डॉलर चाहिए, जो अगर मोहतात अंदाज़ा करें तो 1750 अरब बनते हैं या 1800। अब कोई मंसूबा जो है वो राना मुबशिर साहब चंदों की बुनियाद पर मंसूबे नहीं बनते। इन्होंने शायद ये हिसाब किया कि 80 लाख बार पाकिस्तानी हैं, $1000 फी बंदा देगा और उन्होंने अस्यूम कर लिया कि दे देगा तो 8 अरब डॉलर तो हमें मिल ही जाएंगे।
अपना मौक़िफ़ देगी, उस पर हुकूमती अराकीन जो है वो भी अपना मौक़िफ़ दे रहे हों, और जो चीज़ उसके बाद फ़िल्टर होकर सामने आए, जब वो पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाए, तो वो आपका एक वर्किंग बजट जो है वो बनेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मिफ्ता इस्माइल साहब का बजट वक्ती खुशी थी, सैलरीड क्लास को जो टैक्स रिलीफ मिला था वो वक्ती था। अब मिनी बजट आने वाला है और 8 आंसू रुलाएगा। जी मैं ये कह सकता हूँ, जो कि मैं बजट ट्रांसमिशन में भी आपके साथ कह रहा था कि बजट जो है वो अनरियलिस्टिक है, और जो भी जीतेगा उसको आगे इसको रिवाइज़ करना होगा। मुझे ये नहीं पता कि सैलरीड क्लास पे ज़्यादा तलवार गिरती है या ये कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जाती है या बिजनेसेस की तरफ जाती है, लेकिन ये चीज़ एक हकीकत है कि इस वक्त रेवेन्यू के रिसोर्सेज जो हैं वो कम है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, और अगर हमें आमदनी और अखराजात के दरमियान एक तवाज़ुन लेके आना है तो इस फाइनेंस बिल की एक मेजर अमेंडमेंट जो है वो चाहिए, और यकीनी तौर पे ये इस अमेंडमेंट पे काम किया जा रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप इसने एक क्लियर कट मैसेज ये दिया कि बजट अनरियलिस्टिक, देखना है कि नया बजट मिनी बजट क्या आता है। तारिक चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। तारिक साहब, इमरान खान खुद कह रहे हैं कि सिर्फ सूद की अदायगी पर यौमिया 5 अरब रुपए अदा करने पड़ते हैं, और ये भी हमें मजीद कर्ज लेकर अदा करना पड़ता है। तो आपके पास क्या खबरें हैं, क्या पॉलिसी आने वाली है ताकि मौशी सूरत हाल थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने बात की है, इस बात के इशारे को मिल रहे हैं। अब 14 सितंबर को जो कौमी असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है, अगर इसके एजेंडा नंबर कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि बजट जो है उसको रिवाइज़ किया जा सकता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर बजट रिवाइज़ होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, अगर आप PSDP जो है उसको तब्दील करेंगे, उसको रिवाइज़ करेंगे, उसके नतीजे में जो तरक्याती काम है वो मुतासर होते हैं। अगर आप अपने मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं तो उसको बंद करेंगे तो उससे भी ज़ाहिर है अनरेस्ट फैलेगा। अगर आप जो टैक्स एमेंसी स्कीम थी उससे आपको तवक्को थी कि 2 या 3 अरब डॉलर जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन जाहिर है वो एक जाती फ़ायदा नहीं उठाया, क्योंकि ट्रस्ट नहीं था पूरी तरह, और इस बात का इम्कान नहीं था, लोगों को इस बात का ट्रस्ट नहीं था कि आने वाली हुकूमत उसको किस तरह से ट्रीट करेगी। तो ये तो फिर क्लियर हुआ ना कि नून लीग ने जो है बजट को इलेक्शन कैंपेन के तौर पे इस्तेमाल किया। जरा रखते हैं इसे, रफत सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं। रफत साहब, नून लीग ने बजट कैंपेन के तौर पे इस्तेमाल किया, इतने जो टैक्स रिलीफ मिले, सैलरी क्लास को जो है वो इतना रिलीफ मिलेगा। अब नया बजट आने वाला है, मिनी बजट जो है वो आने वाला है, और अब पता चलेगा कि कौन कितना पानी में। देखिए, लोग तो ये सुनकर ही खौफजदा हैं कि अगर मिनी बजट आएगा तो उनके साथ क्या होगा, क्योंकि इस मौजूदा सूरत हाल में उनका गुजारा करना नहायत मुश्किल हो रहा है। महंगाई का तूफान सर उठा रहा है, और कुछ चीज़ें तो बजट में जिनकी कीमतें बढ़ती हैं, कुछ की जो है आप भी अपने अगर आम फहम ज़बान में हम बात करें तो आप अब जब अपनी ग्रॉसरी के लिए जाते होंगे या आप किसी भी इसके लिए जाते हैं तो कीमतें बढ़ी हुई मिलती हैं, और दुकानदार से आप ज़्यादा वो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो लिहाजा आप ख़रीदते हैं, कुछ भी करें, चाहे बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हों, दूध है, आटा है, चावल है, इन सब चीज़ों में आपको आप हर महीने जाएं तो आपको फ़र्क नज़र आएगा, आपका बजट आउट होता हुआ नज़र आएगा। और जब अगर मिनी बजट आया तो आप खुद समझते हैं कि क्या सूरत हाल होगी आम सैलरीड क्लास की। कौम जो टैक्स देती नहीं है, कप्तान जो है वो इख्तिदार में आए तो उन्होंने कहा कि अब टैक्स जमा करूंगा, लेकिन सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। अब वो आवाम से चंदे की अपील कर रहे हैं, ज़ाहिर है डैम्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। तो क्या इस तरह से कोई टैक्स कलेक्शन भी हो पाएगा, एक जो टैक्स कल्चर है कप्तान के कहने पे वो भी फरोग पाएगा, लोग अपनी इस कॉल पर, उनके इस कॉल के ऊपर टैक्स भी जमा कराना शुरू करेंगे? देखिए, इमरान के डैम की बात तो बहरहाल बिल्कुल भी बहुत मुनासिब काम है, जो बहुत पहले होना चाहिए था कि जो अब हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो उससे किसी को इनकार नहीं है, कोई इस बात से इनकार ही नहीं हो सकता कि उनकी अहमियत और अफादियत है। मगर जो टैक्स की वाली बात है, मेरे ख्याल नहीं समझता कि उस तरीके से वो कर पाएंगे। जो बुनियादी काम थे, जिस तरह उन्होंने कहा था, वो लूटी हुई दौलत बाहर से लेकर आएंगे, लेकिन वो लूटी हुई दौलत के हवाले से जो कानूनी पेचीदगियां हैं वो नहीं पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत आसान काम नहीं है जो उन्होंने अपने लिए चुना था। और फिर आपने बात की टैक्स की, तो मेरे ख्याल में कि टैक्स जमा होना चाहिए, टैक्स हासिल करना चाहिए, जिससे कि हुकूमत भी चलती है, मगर ये काम आसान नहीं है। बुनियादी काम यही है कि
लूटी हुई दौलत को जो उन्होंने बाहर से लाने की बात की थी उस पर भी अमल दरामद करें। वो चंदा जरूर जमा कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक और अहम रुकन डॉक्टर अशफाक हसन साहब, जो कि साबिक मुशीर खजाना भी रहे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हालात आप देख रहे हैं, कर्जा मुल्क का ऊपर जा रहा है, मईशत नीचे जा रही है। पाकिस्तान को सही पटड़ी पर किस तरह चलाया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, हमें तो कुछ पता ही नहीं, आप ही कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं भी आपके किसी साहब का सुन रहा था। मैं एक चीज बता दूं कि पाकिस्तान को यहाँ जो पहुंचाया गया है ना, ये एक साजिश के तहत पहुंचाया गया है। और जब ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना कि देखें ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, सालों में यहाँ मुल्क को पहुंचाया है और 10 दिन में कहते हैं कि ये सारे 10 साल के जो गंद बला जो है वो साफ हो जाए। रखें कि जी अगर लूटी हुई दौलत वापस नहीं आई तो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं किया इन्होंने। यार लूटी हुई दौलत जो लेकर जाता है उसके लिए देखो काम हो रहा है, एक्शन, सबको पता है कि उसमें चैलेंजेस होते हैं, उसमें लीगल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे मसाइल हो गए, लेकिन थोड़ा हौसला रखें, टाइम दें। 10 साल जब टाइम दिया है उस वक्त तो किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, 10 दिन में तकलीफ होने लगी है कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। मैं आपसे कहूं कि इस वक्त खान साहब अगर हाथ में आप चांद का टुकड़ा भी ला के रख देना तो लोग कहेंगे ओ देखिए इस पे दाग नजर आ रहा है, ये साफ टुकड़ा नहीं ला के रखा है। थोड़ा सा हौसला रखें। लेकिन सर वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हौसला रखना चाहिए, लेकिन आवाम को भी अभी थोड़ा सा हौसला, क्योंकि मिनी बजट की भी कॉल आ गई है कि मिनी बजट आने वाला है। जो टैक्स रिलीफ मिफ्ता इस्माइल साहब देके गए थे वो इलेक्शन कैंपेन के तौर पे यूज कर गए नून लीग पूरे बजट को, तो अब तो बड़ा टफ टाइम आने वाला है। आप कह रहे हैं हौसला रखें, आवाम तो आठ आंसू होने जा रही है। अब आपको ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए जो ना जो मिफ्ता ये रिलीफ दिया है, या उन्हें मालूम था कि हम इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं? उन्होंने ये 2018-19 का ये बजट नहीं था, ये कांटे थे, कांटे जो बिछा के चले गए हैं। आप सोचे कि डेफिसिट $18 बिलियन पे पहुंच रहा है, उस मुल्क का बजट जो है इतना एक्सपेंशनरी बजट होता है कि 4 लाख से उठा के आप लिमिट को आप उठा के ले गए 12 लाख में, 100 बिलियन आपने निकाल दिया। इस सारे लोगों के डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ाया है ताकि एग्रीगेट डिमांड और बढ़े। कौन दुनिया का फाइनेंस मिनिस्टर ये काम करेगी जो सेंसिबल आदमी हो? मुझे तो शर्म आती है जब मैं कहता हूं कि ये हमारे उसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ जहां से मैंने पढ़ा है, वॉटलन से पढ़ा हुआ है, मैं यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया से, इससे जानबूझ के कांटे बिछा के गया है। ये कांटे समेटने का टाइम आ रहा है, कांटे समेटने का टाइम। दुनिया का कोई सेंसिबल फाइनेंस मिनिस्टर इस किस्म का बजट नहीं दे सकता था। ये बजट नहीं था, ये कांटे बिछाए गए हैं, जानते भी कांटे बिछाए गए हैं कि हम बाहर से बैठ के इनका मजाक उड़ाते रहेंगे। देखिए हम तो इतना रिलीफ देकर आए थे, आपने उनकी एग्जेप्शन लिमिट निकाल कर तकरीबन 500,000 से ज्यादा टैक्स पेयर को टैक्स नेट से बाहर निकाल दिया। मुझे याद है डॉक्टर साहब, ये जब ये बजट आया था उस वक्त आप चाहिए कि आप लोगों को बताएं ये दिस इज नॉट, दैट वाज नॉट बजट। लेकिन सर मसला एक और भी है, सर मसला एक और भी है। हम वजीर खजाना के हवाले से जब बात कर रहे हैं, असद उमर साहब के साथ हवाले से जब बात कर रहे हैं, तो वो बहुत सी स्टैंडिंग कमिटीज को चेयर करते रहे, उनको हालात का पता था और कुछ ना कुछ तो अंदाजा था। बिल्कुल नई चीज तो नहीं होगी उनके लिए कि मुल्क की मईशत कहां पर खड़ी है। तो आज 2 महीने का या महीना एक हो चुका, अभी तक हमें यह नहीं पता IMF के पास जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। रिजर्व आपके 10 बिलियन से नीचे आ चुके, 2 महीने का इंपोर्ट कवर आपके पास नहीं है। आप आवाम को नहीं पता क्या होने जा रहा है, कौन इस वक्त मदद करेगा और किन कंडीशंस के ऊपर करेगा। सब पता चल जाएगा, सब पता। तो हौसला रखें यार, अभी तो 2 महीने क्या उसने कब ओथ लिया है? नहीं, मैं 2 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं महीना ऑलमोस्ट होने के लिए आया है, ये मैं कह रहा हूं। तो ठीक है। आप देखें कि इसमें जितने ज्यादातर जो वज़रा है ना, सारे नए लोग आए हैं, इन्होंने कभी काम नहीं किया हुकूमत में। जैसे मैं कहता हूं कि इनको तो अभी तक वो जो फाइल होता है ना, फाइल को कैसे बंद करते हैं, फीता कैसे बंद करते हैं, शायद ये भी नहीं पता होगा उनको। तो दे विल लर्न। ठीक है ना, तो इतना जरा हौसला रखें। अभी बहुत दिन पड़ा हुआ, 5 साल पड़े हुए हैं, हौसला रखें,
ठीक हो जाएगा। सर आप देखिए, नए वज़रा जरूर नए होंगे, ब्यूरोक्रेसी तो पुरानी है, ब्यूरोक्रेसी के तो मंझे हुए लोग हैं। वज़रा तो ठीक है, अब वजीर ने अपनी एक पॉलिसी लाइन बता दी, उसने अपनी एक विश बता दी, ब्यूरोक्रेसी ने करना है। अभी थोड़ा सा ठहर जाए, बहुत सारे आप बहुत ज्यादा वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं, लेवरेज उसको, हमारे ब्यूरोक्रेसी को, जो उनकी हालत हो गई है आपको अंदाजा नहीं है। कराची में बैठकर हम यहाँ रोज डील करते हैं, हमें पता है कि कहाँ सलाहियतें कहाँ थी और कहाँ आ चुकी हैं। उनको भी जरा एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा हौसला रखें। अभी 10-12 दिन ही हुए हैं यार अभी। तो डॉक्टर साहब अब फरमाइए, आईएमएफ में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या ऑप्शन क्या है? अगर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है तो फिर आपको याद होगा कि 2008 में एक पेरिस क्लब भी बना था, उसके भी जो प्लेजेस हैं आपके सामने। और जब आईएमएफ कहता है अपनी इकोनॉमी को सही करो, डिसिप्लिन करो, डॉक्यूमेंट करो, तो फिर प्रॉब्लम क्या है आईएमएफ में जाने में? ये आप आईएमएफ ने आपको कहा कि हमारी तरफ से एडवोकेट करें ये काम? मैं तो एक बात कह रहा हूं सिंपल, आईएमएफ बाय डेफिनेशन जो कहता है, मैं तो बाय डेफिनेशन जो कहता है सर, आप उनको जहन्नम में भेजें आईएमएफ को, आप अपने घर को खुद सही करें, ठीक है ना? आईएमएफ के बगैर जिंदा रहने का तरीका सीखें। जब सर में दर्द होती है फौरन एक एस्पिरिन की गोली खा लेते हैं, वक्ती तौर पे आराम हो जाए तो फिर हम कहते हैं ठीक हो गया मामला। पता चला कि 2 महीने के बाद फिर सर में शदीद दर्द हो गया, फिर गोली खा लिया। ये गोली खाने से नहीं काम चलेगा। आईएमएफ की गोली बहुत खाई है हमने, बहुत जमाने से खाई है। कुछ अपने तौर पर जिंदा रहने की सलाहियत पैदा करें, एक्शन लें, कुछ मेजर्स लें। अगर आप पे थोड़ी सी प्रेशर भी आए उसको भी बर्दाश्त करें। रास्ते किसने दिखाए? आईएमएफ के रास्ते हमें किसने दिखाए? ब्यूरोक्रेसी ने दिखाए। मैं यही बता रहा हूँ, आईएमएफ के रास्ते किसने दिखाए? इन्होंने जानबूझ के यहाँ इतने हालात को खराब किए। ये मिफ्ता को पता था कि क्या है, इतने हालात खराब किए हैं कि जाते जाते इतना तबाह कर दो कि इनके पास कोई ऑप्शन ना हो, दे शुड गो टू द आईएमएफ। देखिए, ये मेरा जाती ये मैं रिमार्क्स दे रहा हूँ कि आईएमएफ में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हुकूमत की सतह पे अभी कोई इस पे फैसला नहीं हुआ है, तो ये मेरी बातों को हुकूमत का फैसला ना समझे। ठीक है, हम इंडिविजुअल इसमें आपकी राय समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन खान, जिनका कहना है कि अभी हौसला